एम्ब्रियोनिक इंडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तस्वीर को थोड़ा सा गौर से देखें। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन या स्ट्रक्चर जो बनती है उसको बनाने वाले कुछ सेल्स का जो ग्रुप होता है, ओरिजिनली इस स्ट्रक्चर को ऑर्गन को बनाने वाले ये सेल्स का ग्रुप होता है। जैसे हमने पढ़ा था मोर्यूला, ब्लास्टुला और देन जब गेस्टुलेशन का अमल होता है तो 3 लेयर फॉर्मेशन होती है। तो उन्हीं 3 लेयर्स के दौरान जैसे हर एक लेयर के अंदर एक अलग किस्म के ऑर्गन्स बनते हैं, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक्टोडर्म से पूरा नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट होता है। तो एक्टोडर्म की वो न्यूरल प्लेट जिससे आगे पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। तो बाहर यही लगता है कि हम यही एक्टोडर्म जिसकी न्यूरल प्लेट होती है उसी से पर्टिकुलर ऑर्गन या नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर्स बनती है, पर उसके साथ एक नेबरिंग एक और ग्रुप का सेल पर्टिकुलर टाइप के सेल्स का होना जरूरी होता है। अगर ये नेबरिंग सेल्स उस एक्टोडर्म के साथ ना होते, एक्टोडर्म के साथ वो नेबरिंग सेल ना होते, तो नर्वस सिस्टम कंप्लीटली डेवलप नहीं हो सकता है। उसके लिए जरूरी है कि जो नेबरिंग सेल्स जो होते हैं, जिन्हें जनरली कहते हैं ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं, एम्ब्रियोनिक जैसे ये ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, ये ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। उनका काम ये होता है कि एक तरह से कोई ऐसा केमिकल सिग्नल सिग्नल देते हैं। ये केमिकल जब तक इनको सिग्नल ना दें तो ये भले ये सेल इन्हीं में से ये ऑर्गन बनता है, पर जब तक ये केमिकल सिग्नल्स इनको ना मिले तो ये ऑर्गन नहीं बन सकता है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स अगर इस ग्रुप के ये जो दोनों नेबरर होंगे एक दूसरे के साथ होंगे तो ये पर्टिकुलर ऑर्गन बन सकता है। अगर ये नेबरर नहीं होता, ये नेबरर नहीं होता तो कोई भी वो पर्टिकुलर ऑर्गन या स्ट्रक्चर नहीं बन सकते। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर एक ग्रुप जो सेल्स का होता है जो दूसरे ग्रुप्स की जो आगे डिफरेंशिएशन या उसमें जो ऑर्गन फॉर्मेशन होती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? बाय रिलीजिंग सर्टेन केमिकल्स। वो केमिकल्स क्या करेंगे, दूसरे ग्रुप के सेल्स को जो है स्टिमुलेट करेंगे, देन जो वो पर्टिकुलर ऑर्गन बनेगा। जब तक वो नेबरिंग में ऐसे सेल्स का जो सिग्नल कम्युनिकेशन उनके जरिए से ना हो तो ये ऑर्गन कोई भी ये जो सेल्स है कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन वगैरह नहीं बना सकते। और इस फिनोमेना को कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। प्रोसेस है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। इस प्रोसेस में जिन लोगों ने काम किया था उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1935 का। हांस स्पीमेन मैंगोल्ड पर्सन के नेम में उन्होंने एक वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। जैसे यू नो वेरी वेल कि जब भी जो डेवलपमेंट होती है तो उसके जो सर्टेन स्टेजेस होते हैं, जैसे सबसे पहले जो जाइगोट बनता है, जाइगोट में क्लीवेज होती है तो एक जस्ट बॉल ऑफ सेल्स बनता है। बॉल ऑफ सेल्स जिसे मोर्यूला कहते हैं, तो उन्हीं में से एक हॉलो बॉल ऑफ सेल बनता है। दिस हॉलो बॉल ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के बाद देन 3 लेयर की फॉर्मेशन का अमल होता है। 3 लेयर की फॉर्मेशन का अमल वो किस तरह है, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनते हैं। और एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनने के बाद देन उनके अंदर फर्दर जो है ऑर्गन्स बनते हैं हर एक लेयर में से। ऑर्गन से यू नो वेरी वेल आगे जो सिस्टम बनेंगे और सिस्टम आपस में मिलके डिफरेंट सिस्टम मिलके जो यकीनन एक न्यू इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म जो है बनता है। तो ये 3 लेयर फॉर्मेशन का अमल किस तरह से होता है, जैसे 3 लेयर फॉर्मेशन एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का इस तरह से होता है। यहाँ पे जो जैसे आप इस कंसीडर करें ब्लास्टुला स्टेज को, जैसे ब्लास्टुला स्टेज ये भी एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, अंदर हालो है, खाली है। मोर्यूला और ब्लास्टुला यही इनमें डिफरेंस होता है। तो ये हॉलो बॉल ऑफ सेल्स है, वो जस्ट बॉल ऑफ सेल्स है। अगर कोई ऐसी अगर मिट्टी की स्ट्रक्चर या कोई आटा एक राउंड है
तो उसके अंदर कोई जब हम इनवर्ड कोई चीज इंसर्ट करते हैं तो यकीनन अंदर एक गैप या स्पेस बन जाता है। जैसे ये हालो बार सेल इनवर्ड, जैसे ये सेल्स की मूवमेंट हुई, इनवर्ड सेल्स की मूवमेंट हुई तो अंदर एक कैविटी गैप और स्पेस हुई है। इसी लाइन को अगर हम ऐसे स्ट्रेच कर दें तो वापस वही राउंड हो जाती है। इनवर्ड जैसे ये इन सेल्स की मूवमेंट हुई है तो इसी वजह से अंदर जो एक कैविटी या गैप आई हुई है, इस कैविटी या गैप का नेम होता है आर्केंट्रॉन। दिस कैविटी इज कॉल्ड आर्केंट्रॉन। इसे कहते हैं आर्केंट्रॉन कहते हैं, आर्केंट्रॉन। ये कैविटी का नेम होता है आर्केंट्रॉन होता है। और ये जो पोर लाइन स्ट्रक्चर बनी है इसका नेम है बिलास्टोपोर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बिलास्टोपोर। और बिलास्टोपोर देन इनवर्ड जो मूवमेंट ऑफ सेल्स हुई है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सेल्स हुई है तो इस कैविटी की लाइनिंग वाले जो सेल्स होते हैं लाइनिंग वाले सेल्स हो गए, यकीनन हम उन्हें कहेंगे एंडोडर्म। these cells, इन सेल्स के लेयर को हम कहेंगे एंडोडर्म कहेंगे, कैविटी की लाइनिंग पे, आर्केट्रॉन की लाइनिंग पे। और सबसे आउटर मोस्ट रह जाते हैं वो यकीनन ये जो है सबसे आउटर मोस्ट है, इन्हें हम कहेंगे एक्टोडर्म। और इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान परमेश्वरी का बात पक्का Galera, que eu. अच्छा, तो कैविटी की लाइनिंग पे जो सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोडर्म। और आखिर में जो सबसे आउटर मोस्ट होते हैं एक्टोडर्म। और इन बिटवीन जो रह जाते हैं वो मेसोडर्म होते हैं। इन दोनों के दरमियान जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेसोडर्म है। ये मेसोडर्म हो गया।
इस तरह से 3 लेयर की फॉर्मेशन का अमल होता है। तीसरा जो लेयर है दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म और एंडोडर्म। इनकी जो ओरिजिन हुई है एक स्पेशल एरिया है, स्पेशल एरिया, वेरी स्पेशल एरिया, जहां पे ये सेल्स इनवर्ड मूवमेंट हुई है। तो इस एरिया को कहते हैं डार्सल लिप ऑफ द बिलास्टोपोर। दिस एरिया इज कॉल्ड डार्सल लिप ऑफ द बिलास्टोपोर। बिलास्टोपोर का डार्सल लिप ऑफ द बिलास्टोपोर। दिस एरिया इज कॉल्ड द डार्सल लिप ऑफ द बिलास्टोपोर। डार्सल लिप ऑफ द बिलास्टोपोर। बिलास्टोपोर ये जो ओपनिंग है इसका जो डार्सल लिप ऑफ बिलास्टोपोर, इसी में से जो है ये जो स्पेसिफिक 3 लेयर्स की जैसे ये अरेंजमेंट हुई है बिकॉज ऑफ इट्स डार्सल लिप ऑफ बिलास्टोपोर। तो इस डार्सल लिप ऑफ बिलास्टोपोर की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिसको कहा जाता है कि ये प्राइमरी जैसे ऑर्गेनाइजर है। इस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर की वजह से जैसे ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बने, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बने, तो देन जो आगे उनमें से ऑर्गन बने, देन सिस्टम बना और देन आगे जो है नर्वस सिस्टम बनते हैं। तो इस डार्सल लिप ऑफ बिलास्टोपोर की एक बड़ी सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंस है। तो इस तस्वीर को आप जरा जहन में रखेंगे कि जो ओरिजिनली जो सेल्स होते हैं जो कोई भी एक स्ट्रक्चर या ऑर्गन बनाते हैं, वो तब तक जैसे ये वर्क नहीं करेंगे जब तक इनको कोई एक नेबरिंग एक दूसरा जो ग्रुप ऑफ सेल्स होगा वो जब तक इनको केमिकल स्टिमुलस की मदद से, सिग्नल की मदद से जब तक उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है तब तक ये ऑर्गन नहीं बनेंगे। भले ये जो ओरिजिनली बनाने वाली ये नेबरिंग जो प्रॉपर जो है तो पर्टिकुलर टाइप के जो ऑर्गन का होना जरूरी होता है। जैसे आप स्टूडेंट्स को याद होगा जब हम न्यूरोलेशन पढ़ रहे थे तब आपको मैंने एक बताई थी पॉइंट कि आप इस न्यूरल प्लेट में से जो है न्यूरल ट्यूब और नर्वस सिस्टम बनता है, उसका जो नेबरिंग स्ट्रक्चर आप स्टूडेंट्स को याद रहे कि वो है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड और न्यूरल प्लेट ये साथ होंगे, नेबरर होंगे, तो जो है प्रॉपर नर्वस सिस्टम डेवलप होगा। अगर जैसे आप देखिए नर्व एक्टोडर्म तो बहुत ही बड़ा एक एरिया है। कौन सा एक्टोडर्म का एरिया जिससे नर्वस सिस्टम बनता है? एक्टोडर्म का वो एरिया जो नोटोकार्ड के साथ है, नेबरिंग वो है। जैसे अक्सर टेस्ट इम्तिहानों में जैसे 2 स्टूडेंट साथ होते हैं, नेबरर होते हैं, उनकी अच्छी रिजल्ट आ रही होती है। अगर जैसे ये नेबरर को हटा दें, किसी दूसरी जगह पे रख दें उनको, तो रिजल्ट शायद वो उससे से प्रॉपर ना आए। तो इसी तरह से नेबरिंग जो है न्यूरल प्लेट और नोटोकार्ड होंगे तो नर्वस सिस्टम डेवलप होगा उससे एक्टोडर्म से। पर उसी एक्टोडर्म के सेल जिनकी जगह चेंज कर दें, दूसरी जगह पे चेंज कर दे, भले उसमें से जैसे वो नर्वस सिस्टम के इश्यूज है पर आगे जो उधर नोटोकार्ड साथ नहीं होगा तो उसी नर्वस प्लेट से, न्यूरल प्लेट से नर्वस सिस्टम कभी भी नहीं बनेगा। क्योंकि जो ग्रुप ऑफ सेल जो नेबरिंग जो होते हैं उनका ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो किसी भी पर्टिकुलर टाइप की ऑर्गन की फॉर्मेशन में उस ऑर्गेनाइजर का रोल होता है, जो एक सिग्नल देंगे देन वो सेल जो आगे पर्टिकुलर टाइप का कोई ऑर्गन बनाएंगे। जैसे हम बिल्डिंग का एग्जांपल लें, इधर ईंटें भी पड़ी हैं, ये सीमेंट सरिया सब कुछ पड़ा है, जब तक जैसे उनको कोई ऑर्डर नहीं देगा कि भाई आप ये इधर दीवार बनाए, तो ऑर्डर देने वाला कोई ना कोई होगा तो वो पार्ट्स काम करेंगे, तो उससे हम कहेंगे ऑर्गेनाइजर कहेंगे। और इस फिनोमेना को हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में। थोड़ा इंट्रो लेंगे और उसके बाद एक एग्जांपल की रीडिंग जाएंगे। इंट्रो पे आप आए, पेज नंबर 184 पे आए, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। Induction, the process by which one type of embryonic tissue influences the development of another. डेवलपमेंट जैसे इन सेल्स की जैसे इसमें होनी है, पर उनको इन्फ्लुएंस से अफेक्ट कौन करता है? ये ग्रुप ऑफ सेल करता है। तो इस ग्रुप ऑफ सेल जैसे जिन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनाइजर कहेंगे, वही जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के हवाले से जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। is a fundamental aspect of embryonic development in frog embryo. The primary organizer situated at the dorsal lip of the blastocore. इससे फ्रॉग की डेवलपमेंट है, डार्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर। यहाँ पे जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है ये क्या कर रहे हैं? ये इधर जो 3 लेयर्स के अंदर जो है सेल्स को अरेंज कर रहे हैं। 3 लेयर्स हुए हैं तो आगे जो है उनके अंदर ऑर्गन बने तो देन सिस्टम और देन ऑर्गेनिज्म बना। तो अगर ये ब्लास्टो डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है, अगर ये जैसे ना हो तो यकीनन जैसे 3 लेयर की फॉर्मेशन भी ना होती, आगे कोई भी स्ट्रक्चर ना डेवलप होती। तो द proximity of the primary organizer determines the fate of the cells. यहाँ पे तो डिवीजन हो रही है पर ये डिटरमाइन कर रहा है फेट ऑफ द सेल।
आइदर वो एक्टोडर्म बना है, आइदर वो एंडोडर्म बना है, आइदर वो मेसोडर्म बना है, क्योंकि हर एक लेयर में से आगे अलग अलग किस्म के आर्गन बनेंगे। तो ये डिटरमाइन जो है इन सेल्स की जो फेट को डिटरमाइन कौन करता है, ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर कर रहा है। इसकी वजह से जैसे एंडोडर्म भी बनेगा, those farther away becoming the mesoderm and farthest becoming the ectoderm। सिंपली जो है इसकी जो लाइक इंटरफेरेंस की वजह से या इसकी कंट्रोल की वजह से डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर की वजह से एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनेंगे। 3 लेयर्स की फॉर्मेशन होगी। जब 3 लेयर फॉर्मेशन होगी तो जाहिर है हर एक लेयर के अंदर अलग सेपरेट टाइप के ऑर्गन्स बनेंगे। This suggests the presence of molecular gradient that serve as a chemical signal for germ layer differentiation। ये एक हमें अंदाजा क्लू देता है कि आखिरकार इसके अंदर कुछ ऐसे सिग्नल्स जो मौजूद हैं, केमिकल्स मौजूद हैं, जो सेल्स को बता रहा है कि आप जो इधर ये एंडोडर्म हो जाए, आप एक्टोडर्म हो जाए और आप जो है मेसोडर्म हो जाए। वरना तो सेल डिवीजन पहले हो रहे थे, पर लेयर्स में अरेंजमेंट के लिए जो सिग्नल या आर्डर थे वो इस डार्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर की वजह से आए। और डार्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर इज कार्बन रिकॉर्डेड प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। आगे और सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर भी होंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फ्रॉग की डेवलपमेंट के हवाले से एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने जो हांस स्पीमेन और हिल्डी मैंगोल्ड ने किया था। हांस स्पीमेन एंड हिल्डी मैंगोल्ड। हांस स्पीमेन जो कल भी हमने शायद पढ़ा था, पर्सन का नेम है हांस स्पीमेन, एंड एक लेडी थी जिसका नेम था हिल्डी मैंगोल्ड। और इनको 1935 का नोबेल प्राइज भी इसी काम के बुनियाद में इनको मिला था। 1935 का नोबेल प्राइज भी इस एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के प्रोसेस की वजह से डिस्कवर किया था तो मिला था। जैसे उनका एक्सपेरिमेंट इस तरह से था, जैसे यू नो वेरी वेल कि एक्टोडर्म की जो एक खास रीजन होती है, जिससे रीजन को हम कहते हैं न्यूरल प्लेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूरल प्लेट है। न्यूरल प्लेट से क्या बनना है, फॉर एग्जांपल न्यूरल प्लेट, एक्टोडर्म की न्यूरल प्लेट से नर्वस सिस्टम बनना है। ये जैसे एक्टोडर्म है, उसकी न्यूरल प्लेट से नर्वस सिस्टम बनना है, पर इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन है अबव द नोटोकार्ड। नोटोकार्ड के अबव होना चाहिए, नोटोकार्ड के अबव होना चाहिए लोकेशन। ये दोनों एक दूसरे के नेबरर होना जरूरी है, क्योंकि इधर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो सिग्नल या कमांड देंगे और न्यूरल प्लेट को कहेंगे कि आप जो न्यूरल ट्यूब बनाए और देन जो है नर्वस सिस्टम बनाए। तो अगर जिस तरह से एक तजर्बा उन्होंने किया था, एक्सपेरिमेंट ये किया था कि इस न्यूरल प्लेट को इस जगह से निकाल के किसी दूसरी जगह पे जो है वो ट्रांसप्लांट किया। इसी जो फ्यूचर में जो है जाहिर है इस न्यूरल प्लेट से फ्यूचर में जो है नर्वस सिस्टम ही बनता है, फ्यूचर में नर्वस सिस्टम बनता है। फ्यूचर में जो नर्वस सिस्टम बनने वाली जो एक एक्टोडर्म की प्लेट है, रीजन है, एक्टोडर्म का वो जो रीजन है जिसे हम कहते हैं न्यूरल प्लेट कहते हैं, इनको एक दूसरी जगह पे जो है ट्रांसप्लांट किया गया, दूसरे किसी एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया, जो इन बैली रीजन ऑफ द एक्टोडर्म, बैली रीजन ऑफ एक्टोडर्म, वहां पे जैसे नोटोकार्ड नहीं था, बैली रीजन ऑफ एक्टोडर्म, बैली रीजन ऑफ द एक्टोडर्म वहां पे जैसे इनको लगाया गया। तो उनका अंदाजा ये था कि भाई ये जो सेल्स होते हैं जो न्यूरल प्लेट के होते हैं, इन्हीं में से नर्वस सिस्टम बनता है। इनको किसी भी जगह पे रखें, लगाएं तो नर्वस सिस्टम यकीनन बनेगा, क्योंकि ओरिजिनल तो ये है, न्यूरल प्लेट है, यही नर्वस सिस्टम बना दी। पर उसकी जो जगह की चेंज की, दूसरी किसी जगह पे लगाया, तो रिजल्ट ये हुई, इसकी रिजल्ट ये हुई कि नर्वस टिश्यू फेल्ड टू डेवलप, नर्वस टिश्यू फेल्ड टू डेवलप, नर्वस टिश्यू जो है वो बना ही नहीं। जगह चेंज करने से नर्वस टिश्यू फेल्ड टू डेवलप, फेल्ड टू डेवलप, नॉर्मल जैसे डेवलप होने में जैसे वो बिल्कुल हुआ ही नहीं। हालांकि नर्वस प्लेट थी जिससे नर्वस टिश्यू सिस्टम बनना था, पर जगह चेंज की तो नहीं बना। ऐसे जिस तरह से स्टूडेंट की जगह चेंज की पहले रिजल्ट आ रहे थे 80-90% हर टेस्ट में, देन स्टूडेंट की जो जगह प्लेस नेबरिंग स्टूडेंट से चेंज की तो अब उसकी रिजल्ट नहीं मिल रही है। दैट इज कॉल्ड कि जब दूसरी किसी जगह पे इम्प्लांट किया तो वही सेम टिश्यू जो न्यूरल प्लेट के थे उसमें से नर्वस सिस्टम नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो नेबरर थे जिनमें से जैसे कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहे थे जो इसको जो ऑर्गन
बनाने में उनका इम्पोर्टेंट रोल था। जो पहली तस्वीर जो हम बैक पेज पे नोट की थी वही से है। जैसे हम इनको तस्वर करें कि ये जो है न्यूरल प्लेट है, इन्हीं में से नर्वस सिस्टम बनता है, पर उसके लिए साथ में क्या होना चाहिए, नोटोकार्ड होना चाहिए, जो यहीं से जब उन्हीं से रीजन से जो है केमिकल सिग्नल रिलीज होंगे और देन इन सेल को न्यूरल प्लेट को स्टिमुलेट करते हैं और नर्वस सिस्टम बनाते हैं। पर इनको जो है जैसे इनकी जगह चेंज की साथ में जैसे वो नहीं है, तो फिर देन यकीनन जो उनकी नर्वस टिश्यू की जो डेवलपमेंट जो है वो फेल हो गई। एक दूसरा तजुर्बा उन्होंने ऐसे किया, जैसे नोटो कार्ड जो फ्यूचर में जैसे जो नोटो कार्ड बनता है, उन टिश्यूज को नोटो कार्ड को उन जगहों पे लगाया गया जो एक्टोडर्म के साथ, जो दूसरी किसी जगह पे एक्टोडर्म के साथ लगाया गया, तो ऐसा एक्टोडर्म है उसमें से नर्वस सिस्टम बन गया। अब देखो जो जिस न्यूरल प्लेट से नर्वस सिस्टम नहीं बना, पर नोटोकार्ड के टिश्यू से जो नर्वस सिस्टम बन गया, क्योंकि एक्टोडर्म के साथ जो है उन्होंने लगाए, जैसे नोटोकार्ड के टिश्यूज को लगाए। फ्यूचर में उनको पता है इन्हीं रीजन में से नोटोकार्ड बनता है, उन्हीं सेल्स को जो है एक्टोडर्म के साथ रखा, उस एक्टोडर्म में नर्वस टिश्यू बन गया, उस एक्टोडर्म में नर्वस टिश्यू बन गया। तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट के दौरान एक ग्रुप जो सेल्स का होता है जो दूसरे सेल्स की डेवलपमेंट पे बड़ा असरअंदाज होता है, जो वो ग्रुप ऑफ सेल जो इनको डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनाइजर। कैसे कंट्रोल करता है, यकीनन एक सिग्नल केमिकल रिलीज करके दूसरे सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। रीडिंग पे आप आए, रिनोन्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट हॉर्न सिस्पीनेन and his colleague Hildy Mangold conducted a groundbreaking experiment in 1924 to study embryonic induction, specifically focusing on the formation of the nervous neural tissue. They carefully excised the presumptive nervous system tissue above the notochord, यानी एक टेक्निक की मदद से केयरफुली जिस रीजन से आगे नर्वस सिस्टम बना था वही टिश्यू उनको कट किया अबव द नोटोकार्ड। उनको पता है यही जो है रीजन है एक्टोडर्म का, और इसी में से जो नर्वस सिस्टम बनता है उसी रीजन को कट करके देन कहां पे लगाया, इन द एंड ट्रांसप्लांटेड इनटू द डिफरेंट रीजन ऑफ द एम्ब्रियो, द बेली एरिया, बेली एक्टोडर्म उसके अंदर जो लगाया, पर उन टिश्यूज में से नर्वस सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ। ठीक है, तो लोकेशन एक न्यू लोकेशन थी। Remarkably, the transplanted tissue failed to develop into neural plate at the new location. उधर जो नोटोकार्ड नहीं था साथ में, तो नर्वस टिश्यू भी डेवलप नहीं हुआ। This experiment demonstrated the influential capacity of the transplanted tissue, indicating that it induced the surrounding cells to adopt cells to adopt specific fates. Notocard acting as a primary organizer plays a specific vital role by releasing signaling chemicals that guided the neighboring cells to coordinate into the nervous tissue. Again, बैक पेज पे हमारे डायग्राम को देखते हैं। जैसे हम कहें कि ये नोटोकार्ड थे जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का जैसे रोल प्ले कर रहा था, वो ऐसे केमिकल्स रिलीज कर रहा था जो न्यूरल प्लेट को जब मिले थे तो उन्होंने जाके नर्वस सिस्टम बनाया। तो इसका मतलब ये है कि न्यूरल प्लेट के साथ जब तक जैसे नोटोकार्ड नहीं होगा तो नॉर्मल और प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी। इन्हीं सेल्स जिनमें से जो है नर्वस सिस्टम बनता है, अगर इन्हीं को जैसे किसी दूसरी जगह पे जैसे हम लगाएंगे तो उसके रिजल्ट में जो है यकीनन जैसे हम कहेंगे कि उसके अंदर कोई प्रॉपर ऑर्गन वगैरह नहीं बनता है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी कि नेबरिंग सेल का बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है डेवलपमेंट के दौरान। नेक्स्ट पैरा पे आए, स्पीमेन एंड मैनगोल्ड finding revolutionized the understanding of embryonic induction, revealing that certain tissues or regions have ability to direct neighboring cells toward specific development path. वही अगेन सेम बात है कि जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी नर्व जैसे डेवलपमेंट के दौरान जो टिश्यूज होते हैं जिनमें से ऑर्गन बनते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए नेबरिंग सेल्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट हेडिंग में जो ऑर्गेनाइजर की डेफिनेशन है अगेन कि ऑर्गेनाइजर आर क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट रिलीज डिफ्यूजिबल सिग्नल मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन इंड्यूस और डायरेक्ट द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स और टिश्यू। डेफिनेशन अगेन ये मौजूद है।
क्लस्टर और ग्रुप ऑफ सेल जो एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जो दूसरे सेल्स को जाके ये ऑर्डर देते, कमांड देते ताकि उसके अंदर कोई एक ऑर्गन बने। उस स्ट्रक्चर को कहेंगे ऑर्गेनाइजर कहेंगे, या इंड्यूसर भी कहते हैं, बिकॉज वही डेवलपमेंट के लिए इंड्यूस करता है। वरना तो ये बड़े हैं, इनमें से कोई डेवलपमेंट नहीं होगी जब तक ऑर्गेनाइजर उसे नहीं कहेंगे। कैसे नहीं कहेंगे? केमिकल्स रिलीज करके वो सिग्नल देते हैं। तो ऑर्गेनाइजर्स आगे दो किस्म के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स आर आल्सो नोन एज एम्ब्रियोनिक ऑर्गेनाइजर and are the regions that determine the basic body plan of the embryo. Invertebrate dorsal lip of the blastopore is considered as the primary organizer as it initiates gastrulation and give rise to three layers. वही सेल के dorsal lip of the blastopore जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है, गेस्टुलेशन स्टेज के अंदर 3 लेयर की फॉर्मेशन में इन्हीं का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब ये 3 लेयर की फॉर्मेशन होगी तो उनमें पर्टिकुलर टाइप के जो आगे ऑर्गन बनेंगे। अगर 3 लेयर की फॉर्मेशन ना होती तो ये 3 लेयर की तो यकीनन कोई भी ऐसे आगे कोई ऑर्गन नहीं बनता। दूसरे होते हैं सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर। सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर जब भी जैसे कोई भी एक स्ट्रक्चर बन जाती है तो फर्दर उसकी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस उसको रेगुलेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के हवाले से अगर देखा जाए, तकरीबन जैसे जो 4th वीक ऑफ द डेवलपमेंट जैसे होती है, उसके अंदर जैसे 4th वीक के अंदर जो है एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर लिम्ब बड जो अराइज होता है, लिम्ब बड। जैसे एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट होती है तो आपको पता है जाइगोट से स्टार्ट होती है, जाइगोट, देन बॉल ऑफ सेल, होलो बॉल ऑफ सेल्स, देन गेस्टुलेशन के बाद लेयर्स, और देन 4th वीक के अंदर जैसे उस एम्ब्रियो के अंदर लिम्ब बड वो बनने का अमल स्टार्ट होगा। लिम्ब बड का मतलब है, लिम्ब का मतलब जैसे ये हमारी आर्म है, ये हमारी आर्म है, तो इसे हम कहते हैं लिम्ब कहते हैं। तो डायरेक्टली जिस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऐसी आर्म नहीं बनेगी, पहले जस्ट एक बड लाइक स्ट्रक्चर बनती है एम्ब्रियो में से, उसे हम कहते हैं लिम्ब बड कहते हैं। इसी लिम्ब बड में से आगे इंटायर पूरी एक आर्म बनेगी, इसी लिम्ब बड में से पूरी एक आर्म बनेगी। बड का मतलब है कि शुरू वाली जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जैसे आप कहें कि ये इसके जो फाउंडेशन है, निशान है, उनमें से आगे जाके यकीनन एक आर्म बनेगी। उस वक्त डायरेक्टली तो कोई बोन या इस तरह से फिंगर्स वगैरह नहीं होते, जस्ट एक बड होती है, उसे कहते हैं लिम्ब बड कहते हैं। इसकी जो टॉप का जो रीजन होता है, ये जो रीजन है जो आगे गाइड करता है, इसका भी एक नेम है यकीनन। इसे हम कहते हैं जैसे एपिकल एक्टोडर्मल रिज, एपिकल एक्टोडर्मल रिज, एपिकल एक्टोडर्मल रिज, एक्टोडर्मल रिज, एपिकल एक्टोडर्मल रिज। रिज की मीनिंग होती है उभरा हुआ, ऐसा एपिकल एक्टोडर्मल रिज है। ये आगे बढ़ेगी तो उसमें से आर्म बनेगी। और बाकी जैसे ये मीजोडर्म की जैसे ये ओरिजिन होती है, मीजोडर्मल इधर प्लेट्स होती हैं, और एक खास रीजन या जोन होता है, और उस जोन को कहते हैं ZP। ये जो एरिया होता है ये सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर का एरिया होता है, सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर का एरिया है। और ये सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर आगे पूरी लिम्ब की डेवलपमेंट में इन्हीं सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर का रोल होगा, जिसका नेम है ZPL, जोन ऑफ प्रोलिफरेशन एरिया, जोन ऑफ पोलराइजिंग 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 एरिया इज अ सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर। जाहिर है इसमें जो केमिकल्स रिलीज होंगे वो केमिकल्स आगे जो है इस आम के बनने के अमल में शामिल होंगे। जब ये एरिया अगर होगा, ZP वाला ऑर्गेनाइजर वाला एरिया होगा, तो आगे आम जो है नॉर्मल उसकी डेवलपमेंट होगी। अगर ये सिग्नल ना देते ये सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर, तो आगे कंप्लीट आम जो है ना बन पाती। हम दुनिया के अंदर कई ऐसे लोग देखते हैं जिनकी पैदाइशी या बाय बर्थ जो लिम्स नहीं होती है, या किन के अंदर जो इतनी आधी एक लिम्स होती है, हाथ नहीं होता है, या हाथ होते हैं तो उनकी फिंगर्स ओपन नहीं होती है, जस्ट ऐसे बंद मुट्ठी की तरह से पड़े होते हैं। तो ये डिपेंड करता है डेवलपमेंट के हवाले से ZPA पे डिपेंड करता है। ZPA
जोन ऑफ पोलराइजिंग एरिया जो है, जोन ऑफ पोलराइजिंग एरिया ये सिग्नल देगा, किसको सिग्नल देगा, इन्हीं पार्ट्स को देगा, और जिसकी वजह से लिम्ब बनेगी। तो जब लिम्ब बनेगी तो शुरू में ये होता है, जैसे ये लिम्ब बन रही है तो उसमें अर्ली स्टेज में, पहले स्टेज में जस्ट कार्टिलेज के जैसे एक पार्ट्स बनते हैं, जैसे एक बोन बनी, इधर जो है दो बोन्स बनती है, दो बोन्स, यू नो वेरी वेल कौन सी होनी चाहिए, कौन सी इधर दो बोन्स होनी चाहिए, रेडियस एंड अल्ना। देन जो इधर क्या होंगे, कार्पल्स होंगी, कार्पल्स के बाद देन जो है मेटा कार्पल्स होंगी, और देन जो है फेलेंजिस बनेगी, देन जो इसमें से फेलेंजिस बनेगी, देन जो फेलेंजिस बनेगी, एक फेलेंजिस, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी फेलेंजिस बनेगी, जिनकी लाइक नंबरिंग हम देते हैं, जैसे फेलेंजिस डिजिट, डिजिट जिसे कहते हैं, ये डिजिट्स है, डिजिट नंबर 1, डिजिट नंबर 2, डिजिट नंबर 3, डिजिट नंबर 4 एंड डिजिट नंबर 5। तो ये 5 डिजिट्स जो बनती है, ये शुरू में कार्टिलेज की जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये सब कार्टिलेज की स्ट्रक्चर्स होती हैं, कार्टिलेज की स्ट्रक्चर बनेगी, देन जो वो आगे सेम स्ट्रक्चर बोन्स की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होंगी, और देन डिजिट्स आर फिंगर्स बनेंगे, इन्हीं में से डिजिट्स आर फिंगर्स बनेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है कौन रेगुलेट करता है, ये सारा प्रोसेस ये सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर या ZP जो है, ये पूरी लिम्ब की फॉर्मेशन इसको कंट्रोल या रेगुलेट कर। हालांकि लिम्ब इन्हीं सेल्स में बन रही है, इन्हीं मीजोडर्म से बन रही है, पर उनको कंट्रोल करने वाले एक दूसरा ग्रुप ऑफ सेल होता है, जिसे हम जनरली ऑर्गेनाइजर कहते हैं, और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर होगा वो सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर कहलाएगा। सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर की वजह से आगे जो पूरी लिम्ब डेवलप होती है। तो रीडिंग पे आप आएंगे सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर में, आल्सो नोन एज रीजनल ऑर्गेनाइजर, डेवलप लेटर, यानी शुरू के स्टेज में नहीं, जब लेटर ऑन जो दूसरी स्ट्रक्चर जब डेवलप होगी तो एम्ब्रियो जैसे बन जाएगा उसके बाद, एंड रिस्पांसिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एम्ब्रियो और प्रोमोटिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप। इस केस के अंदर जैसे लिम्ब की डेवलपमेंट के हवाले से हम देख रहे थे, आम जो बन रही है उसके अंदर जो सेल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, जैसे पहले कार्टिलेज के निशान देना, देन उधर जो बोन्स बनना, लेंथ में बढ़ना, देन उसकी डिजिट या फिंगर बनना, और फिंगर जो है देन अलग अलग हो, सेपरेट हो, 5 डिजिट्स हो, ये सब जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो है सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर है। एन एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर इज ZPA, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, एक एरिया लिख दिया, एक्टिविटी सॉरी, एरिया है, एक्टिविटी, पोलराइजिंग एक्टिविटी एरिया हो गया, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी इन द इन द डेवलपिंग लिम्ब बड ऑफ द वर्टिब्रेट। लिम्ब बड जो है जाहिर है उसको आर्म में डेवलप करने के लिए इस सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर का किरदार है। ZPA releases signals that direct the formation of anterior posterior axis, anterior posterior axis of the limb and to posterior axis का मतलब होता है जैसे ये जो एम्ब्रियो की मदर की बॉडी के अंदर जब डेवलपमेंट होती है तो जाहिर है इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स जो बनेगी, तो थंब वाला पोर्शन ये होता है, ये इंटीरियर पार्ट होगा, और ये जो पार्ट होगा इसे कहेंगे पोस्टीरियर एक्सिस, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और ये जो डिजिट्स की सेपरेशन, आइडेंटिटी अलग अलग करना, ये सब इस ZPA का काम है, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी का इस सेकेंडरी जैसे ऑर्गेनाइजर का रोल होता है। तो इसका रोल ये हुआ कि जैसे यकीनन जो ये इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस और जितनी भी ये फिंगर्स हैं इनको एक सेपरेट या अलग करना, ये सब इस ZPA ऑर्गेनाइजर का काम होता है।